दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी देंगे, जिसमें जो भी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला है दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन मैटर्स, दूसरा है एसेट वर्सेस लायबिलिटी, तीसरा है द रेट रेस, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, पांचवा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, छठवा है गुड इन्वेस्टमेंट, सातवां है पावर ऑफ एसेट। इसे हम अच्छे से आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन मैटर्स। इसे इसका मतलब होता है वित्तीय शिक्षा का महत्व। दोस्तों, पहला बिंदु इसलिए पहला है क्योंकि सबसे पहले आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग पैसा कमाना तो चालू कर देते हैं लेकिन उसे बचा नहीं सकते, ठीक तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चाहे वो कितना भी कमाई क्यों न करे, कोई भी जॉब क्यों न करे, वो हमेशा पैसे को बचा नहीं सकती। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर पहले ध्यान दें। सबसे पहले जिस तरीके से अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। उसी तरीके से आपको लाइफ टाइम में पैसे तो कमाना है लेकिन आपको उसके लिए एजुकेशन भी होना चाहिए। आप पर आपके माइंड में फाइनेंशियल एजुकेशन होना ही चाहिए, तभी तो आप पैसे को ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे। आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा कि पैसे को किस तरीके से कमाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से बचाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग वही गलती करते हैं, वो लोग सिर्फ कमाना चाहते हैं, सिर्फ कमाना चालू कर देते हैं, बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, जिसके कारण दुनिया में बहुत से लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये ना तो किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही हमें हमारे घर में बताया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले जो भी बुक है, जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक है, वहां से फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना आप जैसे नॉर्मल लोग रह रहे हैं उसी तरीके से आप रह जाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को ज्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा है दोस्तों एसेट वर्सेस लायबिलिटी। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करें या डिक्शनरी में देखें, एसेट और लायबिलिटी को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट और लायबिलिटी उस तरीके से काम नहीं करता है। एसेट और लायबिलिटी का एक अलग परिभाषा रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया है। उन्होंने बताया कि एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है। जैसे दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई दुकान है या आपका कोई जॉब ही क्यों ना है, अगर उससे पैसा आ रहा है तो वो आपका एसेट कहलाता है। और वहीं लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। लायबिलिटी का मतलब हर वो चीज आ जाती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपका कार हो, आपका बाइक हो या आपका खुद का घर ही क्यों ना हो, या कोई भी ऐसा पसंदीदा चीज जो आपने लिया हो जिसका धीरे धीरे मार्केट वैल्यू कम हो रहा हो, वो लायबिलिटी में आता है। इसलिए आपको लायबिलिटी को कम से कम रखना है। दोस्तों, ये गलती बहुत से मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग करते हैं। गरीब लोग हमेशा उतना ही कमाते हैं और उसी को उड़ा देते हैं। वहीं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, उसे एसेट समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास कार है तो वो उनके लिए एसेट है। तो दोस्तों, ये एक गलत तरीके का माइंडसेट है, क्योंकि कार आपके जेब में पैसा डालता नहीं है। अगर आप उसे रेंटल में डालेंगे तो डालेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने चलाने के लिए लेते हैं तो वो आपके जेब से पैसा निकालता है। आपको कार के मेंटेनेंस में, पेट्रोल के खर्च में और भी कार में जो भी पैसे लगते हैं उसके कारण आपके जेब से पैसे निकलते जाते हैं। वहीं एसेट ऐसा चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहां से कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलते ही रहता है, चाहे आप काम करें या ना करें, तो उसे ही एसेट कहते हैं। अगर कोई राइटर एक बढ़िया सा बुक लिख लेता है, कोई नावल लिख लेता है, तो वो उसका एसेट हो जाता है, क्योंकि वो एक बार सिर्फ बुक लिखता है, उसे पब्लिश कर देता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बुक सेल होते जाता है उसकी रॉयल्टी उस राइटर को मिलती जाती है। इसे ही रियल तरीके से एसेट कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको एसेट बनाना है। एसेट आप चाहे तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके भी एसेट बना सकते हैं, या अपने नॉलेज का भी यूज करके एसेट बना सकते हैं। आप एसेट किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बस आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग एसेट खरीदने के चक्कर में लायबिलिटी खरीदते रहते हैं और उसी में खुश रहते हैं। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए एसेट और लायबिलिटी दोनों को समझना चाहिए। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, अगर आप दुनिया में कहीं भी देखें, आप पूरे दुनिया को स्कैन कर ले, पूरी पृथ्वी को स्कैन कर ले, जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से हर एक आदमी किसी न किसी बिजनेस से जुड़ा है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर आप
किसी भी अमीर आदमी को देखे, उसका कोई ना कोई या तो खुद का बिजनेस होता है या उस इंसान ने किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। इसका मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो किसी न किसी बिजनेस से जुड़े होते हैं। इसलिए तीसरे पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी ने एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया है, क्योंकि आप जॉब सिर्फ अपने शरीर की ताकत के हिसाब से ही कर सकते हैं या आपका जो मेंटल एनर्जी है उसी के हिसाब से कर सकते हैं। आपका एक लिमिटेड टाइम होता है जॉब में, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप आपके अकेले के लिए नहीं है। आपको पूरी टीम को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है या कस्टमर को कुछ ऐसा सर्विस देना पड़ता है जिसके बदले में वो आपको पे करे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। ये हालांकि 50-50 चांस होता है, क्योंकि 90% जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या जो भी बिजनेस होता है वो 5 साल के अंदर ही फाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल नॉलेज है और बिजनेस से रिलेटेड आपके अंदर नॉलेज है, तो आप आसानी से बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना ही पड़े, आप चाहे तो जॉब के साथ में भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, क्योंकि आज 2023 में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे दुनिया में आ गई है कि हम चाहे तो घर बैठे बैठे या ऑनलाइन ही या अपने छोटे मोटे एफर्ट से ही कुछ भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं या फिर खुद का ऐप बना सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना सकते हैं या आप खुद का ई बुक भी लिख सकते हैं। इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आप अपने जॉब से हट करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको बार बार पैसा मिलता रहे, इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं दोस्तों। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जॉब को छोड़ दे या कोई दुकान खोल ले या बहुत बड़ा किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे, ये नहीं है। यहाँ सीधा सा मतलब है आप छोटा सा छोटा करें या बड़े से बड़ा करें। आप अगर किसी चीज को स्केल कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके होते हैं। चौथा है दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों बहुत से लोग जिन्हें विरासत में बहुत सी धन दौलत मिली होती है या बहुत सा पैसा मिला होता है, वो लोग पूरे पैसे को गवा देते हैं। दोस्तों अगर आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को देखें तो उन्हें बंटवारे में बराबर की प्रॉपर्टी मिली थी, बराबर का पैसा मिला था, उन्हें बराबर ही सब कुछ मिला था, फिर भी आज मुकेश अंबानी कहाँ है और अनिल अंबानी कहाँ है किसी को पता तक नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम नॉर्मल इंटेलिजेंस को समझते हैं। ये आईक्यू की तरह नहीं होता है दोस्तों। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारे व्यवहार में होता है, क्योंकि आपको धन संबंधित कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर आप उसे व्यवहारिक नहीं करते, आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके से बाहर का नॉलेज तो ले सकते हैं, आप पूरे दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसे आप यूज नहीं करते हैं तो किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरीके से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी है दोस्तों। आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से पैसे से जुड़े हैं। आपको रोज पैसे का काम पड़ता है, पैसे का लेन देन होता है, इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग जो पैसा बहुत कमाते हैं या उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, वो लोग भी पूरे पैसे को गवा देते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होता। इसलिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं है कि आप पूरे बुक को पढ़ ले, टैक्स को समझ ले या किस तरीके से पैसा काम करता है वो समझ ले और उसे बिल्कुल भी अप्लाई ना करे। इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि आपको उसको अप्लाई भी करना है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेकर के सिर्फ बैठे नहीं रहना है, उसे अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस लेना है, अलग अलग जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, आपका पैसा किस तरीके से काम कर रहा है। जब आप इन सब चीजों को मिला देंगे, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जो आपके अंदर से या आपको जो समझदारी मिलेगी, जो मेच्योरिटी मिलेगी या जो भी आपको नॉलेज मिलेगा, वो असली में इंटेलिजेंस कहलाएगा दोस्तों। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जरूर सीखिए। पांचवा है सीखे और जोखिम उठाए। दोस्तों अगर आप सिर्फ कुएं में रह करके ही पूरे दुनिया को देखना चाहते हैं या आप जॉब करके ही अमीर बनना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से असंभव है। क्योंकि आपको या तो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा या फिर अपने जॉब को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जॉब में रह करके, दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो जॉब में रह करके करोड़पति बना हो और जिसका कोई अलग बिजनेस ना हो। दोस्तों जितने भी लोग जो जॉब करते हैं लेकिन थोड़े बहुत अमीर बन चुके हैं, वो उन लोगों का कहीं ना कहीं कोई साइड बिजनेस होता है। उनके
माता पिता का होता है, उनके परिवार में किसी न किसी का होता है, लेकिन सिर्फ जॉब के सहारे कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। इसलिए 5वें पॉइंट को हमेशा ही याद रखिए, सीखिए और जोखिम उठाइए। जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ सीखे ही डायरेक्ट कहीं पर भी अपने पैसे को लगा दे, कहीं भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दे और बुरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको सीखना है, पहले आपको समझना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। पहले आपको जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेना है। जिस भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज लेना है। आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो वहां से पहले खूब सारा नॉलेज लीजिए और उसके बाद रिस्क लीजिए। जोखिम लेने का मतलब है उसमें जो भी आपने नॉलेज पहले लिया है उसे उस फील्ड में अप्लाई कीजिए और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि जो आपका नॉलेज है वो एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं है, या आपका जो नॉलेज है वो कितना पुराना हो चुका है। इस तरीके से आपको फिर नया नॉलेज मिलेगा और फिर उस नए नॉलेज को और अप्लाई कीजिए। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर कर करके सीखते चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप एक बार सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार का सीखा हुआ इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। वो अपनी गलतियों से तब सीखता है जब वो उस नॉलेज को अप्लाई करता है। इसलिए आप सीखिए और जोखिम उठाइए। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आपके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप बाद में बहुत ही कम फेल होंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ चुका होगा। छठवा है दोस्तों गुड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे ही लगाना है या आपने रियल एस्टेट ही खरीदना है या फिर किसी ऐसे सेक्टर में काम करना है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब खुद पर है दोस्तों। यहाँ गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम में उन्हें क्यों ना लगाया जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड क्यों ना हो, वो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, किसी भी काम को करने लग जाते हैं। दोस्तों ये एक सही तरीके का माइंडसेट नहीं है, क्योंकि आपको काम करना है, पैसे मिल रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन आपको ऐसा काम करना है जिससे आप कुछ सीख भी सके, आपका दृष्टिकोण डेवलप हो, आपका माइंडसेट डेवलप हो। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ किसी भी काम को करते ही चले जाएंगे, आप सिर्फ पैसे को देखेंगे, तो फिर आप पूरे जिंदगी भी काम कर लेंगे तो भी आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में लिमिटेड एनर्जी के साथ में काम करना पड़ेगा। और जब आप लिमिटेड काम करेंगे तो आपको पैसा भी लिमिटेड ही मिलेगा। इसलिए आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप चाहे कोई छोटा से छोटा काम करे, बड़े से बड़ा काम करे, उस फील्ड से रिलेटेड हर चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्ट होता है। क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो जो आप सीख रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काम आज रहे या ना रहे, इस टाइम में एआई के आ जाने के कारण कई लोगों का जॉब 1 महीने के अंदर ही चेंज हो जाता है। इसलिए आप जो सीखे रहेंगे वो आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि सीखा हुआ कभी भी इंसान भूल नहीं सकता है। पैसा एक बार आता है और फिर चला भी जाता है, लेकिन हम जो सीखे हुए रहते हैं वो कहीं और पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो गुड इन्वेस्टमेंट करना है खुद पर करना है। आप जितना सीख रहे हैं, चाहे वो काम से हो, बुक से हो, मोबाइल से हो या किसी भी चीज से सीख रहे हो, वो जो सीख रहे हैं वही आपके लिए असली प्रॉपर्टी है, वही आपका असली धन है। सातवां है दोस्तों पावर ऑफ एसेट। पावर ऑफ एसेट का मतलब है अगर आप एक बार एसेट और लाइबिलिटी को दूसरे पॉइंट में अच्छे से समझ सकते हैं तो आप इस 7वें पॉइंट को भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ संपत्ति की ताकत कहने का ये मतलब है कि जैसे बहुत से अमीर लोग होते हैं, वो किसी एक बिजनेस में पैसे लगाते हैं, उसके बाद में उस बिजनेस से जो निकाला हुआ पैसा है या जो भी टर्नओवर उनको मिलता है उस बिजनेस से दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इस तरीके से उनका 2 बिजनेस हो जाता है। उसके बाद वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से उनका 3 बिजनेस हो जाता है। दोस्तों इसे ही पावर ऑफ एसेट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एक बार एक एसेट बना दिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जैसे बहुत से अमीर लोग करते हैं, एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसके बाद उससे जो भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है, उसे जमा मत कीजिए या सेविंग में मत रखिए, बल्कि उस पैसे का 80% या 90% किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पहला बिजनेस है वो तो चालू रहेगा ही, उससे पैसा मिलता ही रहेगा, और उस तरीके से जो उस पैसे को आप दूसरे बिजनेस में डालेंगे तो उससे भी आपको पैसा मिलता रहेगा। इसी तरीके से बहुत से अमीर लोग करते हैं, वो लोग कभी पैसे को बचा करके नहीं रखते हैं या अपने पास जमा करके नहीं रखते हैं। जैसे बहुत से लोग
गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग समझते हैं कि पैसे को जमा करने से वो हमारे पास सेफ रहता है, लेकिन दोस्तों ये ठीक तरीके का माइंडसेट नहीं है, क्योंकि पैसे का आप जमा करेंगे तो इन्फ्लेशन के कारण उसका जो भाव है, जो भी वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम होता है, ना कि ज्यादा होता है। इसलिए अमीर लोग एसेट पर ध्यान देते हैं, वो अलग अलग प्रकार के एसेट लेते हैं। कभी वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, कभी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते ही रहते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे एसेट बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई एक एसेट भी उनका फेल हो जाए तो बाकी एसेट उसके पैसे को रिकवरी कर देते हैं। इस तरीके से ना तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है, ना ही उन्हें किसी पैसे की चोरी का डर होता है, ना ही उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद होने का डर होता है। क्योंकि अगर आप 10 एसेट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, 10 प्रकार का एसेट बना चुके हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि पूरे 10 के 10 फेल हो जाएंगे। अगर आपको नॉलेज है या आप पिछले 6 पॉइंट को अच्छे से समझ सके हैं, तो आपके लिए 7वां पॉइंट हमेशा ही कारगर रहेगा। क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो 10 जगह क्यों ना हो, तो कोई ना कोई एक ना एक ऐसा चीज जरूर होगा जो आपके पैसे को डबल करेगा, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से तो आप बहुत सारे एसेट बनाने लग जाएंगे, तो फिर आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं या सोए सोए भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, एसेट का मतलब ही वही होता है कि आप काम करें या ना करें, अगर एक बार आपने एक सिस्टम को सेटअप कर दिया, अच्छे तरीके से सिस्टम को बिठा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करने लग जाता है। इसे ही एसेट कहते हैं। यही अमीर लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कितने जगह पर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, चलिए इस बुक समरी को अच्छे से हम समराइज कर देते हैं। पहला है दोस्तों शिक्षा का महत्व। आपको वित्तीय शिक्षा जरूर लेना है, क्योंकि आप चाहे कोई भी काम क्यों ना करें, वित्तीय शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पैसे से हमेशा घिरे हुए रहेंगे। दूसरा है एसेट और लाइबिलिटी। दोस्तों, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। आप चाहे जॉब करें या कोई छोटा सा काम क्यों न करें, आपको कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे आपका एसेट बने। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, आपको खुद का एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको खुद का एक बिजनेस बनाना है, चाहे वो आप ऑनलाइन बनाए, ऑफलाइन बनाए, छोटा सा ही क्यों ना बनाए। चौथा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी रियल वाला, जो आपको एक्सपीरियंस से मिला है, वही इंटेलिजेंस काम में आता है। जो आपके व्यवहार में झलकता है, वही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रियल होता है। अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप चाहे कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, आप पूरे पैसे को गवा देंगे। पांचवा सीखे हम जोखिम लेते। दोस्तों, जोखिम लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना सीखे जोखिम लेना बहुत बेकार बात है। इसलिए सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में है उससे रिलेटेड नॉलेज लीजिए, उसके बारे में अच्छे से सीखिए, फिर उसके बाद रिस्क उठाइए, फिर रिस्क के बाद में जो भी आपको लर्निंग मिलती है उसे अपने माइंड में भरिए, फिर और रिस्क लीजिए। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। छठवा है गुड इन्वेस्टमेंट। इसलिए दोस्तों, कहीं भी काम क्यों ना कर रहे हो, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि खुद पर इन्वेस्ट करना है। जो भी आप सीख रहे हैं वही आपका रियल एसेट है, इसलिए आपको सीखने पर ध्यान देना है। सातवां है पावर ऑफ एसेट। दोस्तों, अगर आपने एक बार कोई बिजनेस सेटअप कर दिया, एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया, तो उसे वहीं पर स्टक मत रखिए, उसे उससे मिलने वाले पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना है। अगर आप बहुत ज्यादा इनकम सोर्स बना लेते हैं, तो आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस फेल हो सकता है, 2 फेल हो सकते हैं, 10 फेल हो सकता है, लेकिन आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा एसेट सोर्स बनाएंगे या जितना ज्यादा इनकम सोर्स बनाएंगे, आप उतने ही ज्यादा अरबपति या करोड़पति बनते जाएंगे। इसलिए आपको एसेट पर भी ध्यान देना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी अच्छी लगी है